नमस्कार दोस्तों। विल यानी वसीयत आमतौर पर ये चर्चा का विषय होता है कि वसीयत रजिस्टर्ड होनी चाहिए अथवा अनरजिस्टर्ड। कुछ लोग का मानना है कि रजिस्टर्ड वसीयत ही सही है एवं प्रमाणित की जा सकती है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अनरजिस्टर्ड वसीयत भी यदि वसीयतकर्ता की इंटेंशन को साफ करती है तो उसे भी प्रमाणित किया जा सकता है, वो भी सही होती है। आइए आज हम इस विषय को समझते हैं कि वसीयत रजिस्टर्ड होनी चाहिए अथवा नहीं। क्या यह अनिवार्य है कि हम वसीयत को रजिस्टर्ड करवाएं या इसे करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को समझने के लिए आज हम लेते हैं केस लॉ, जो हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। घनश्याम मणि त्रिपाठी बनाम श्रीमती सरोज मिश्रा एवं 4 अन्य। इस केस में घनश्याम मणि त्रिपाठी अपीलेंट है तथा श्रीमती सरोज मिश्रा एवं अन्य 4 रेस्पोंडेंट हैं। यह केस असल में एक अपील है जिसे जजमेंट ऑर्डर 27/1/2015 के विरुद्ध हाईकोर्ट में किया गया है। यह जजमेंट जो 27 जनवरी 2015 को दिया गया था, माननीय न्यायालय जिला जज कोर्ट नंबर 14 कानपुर नगर के द्वारा यह जजमेंट दी गई थी। इस जजमेंट के विरुद्ध अपीलेंट हाईकोर्ट जाते हैं और वहाँ पे उन्हें जो जजमेंट मिलता है, उस जजमेंट को पढ़ कर हम समझते हैं कि वसीयत को रजिस्टर्ड होना चाहिए अथवा नहीं। तो इस केस में हाईकोर्ट के समक्ष जो अपील किया गया था, वो अपील पहले आपको बता दें क्यों और कैसे की गई। अपील की गई है सेक्शन 299 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत। यह सेक्शन ये कहता है कि अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि किसी भी जिला न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध हम अपील कर सकते हैं और वो अपील जाएगी हाई कोर्ट। इस सेक्शन में यह भी लिखा है कि एवरी ऑर्डर मेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज बाय वर्च्यू ऑफ द पावर्स hereby conferred upon him shall be subject to appeal to the High Court in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure 1908 applicable to appeals। सीपीसी 1908 के तहत जो नियम है जो अपील्स के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं नियमों के तहत सेक्शन 299 हमें आज़ादी देता है कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट जाकर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो यह केस भी ऐसे ही हाई कोर्ट में अपील के तौर पे गया। अब हाई कोर्ट के सामने जो प्रश्न था वो यह था कि वेदर कोर्ट बिलो हैज राइटली रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेट ऑफ विल on the ground that there is no legal requirement of probate of will in the state of उत्तर प्रदेश। क्योंकि यह केस कानपुर नगर का था, स्पष्ट है कि यूपी का केस है। अब हाईकोर्ट के समक्ष जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या लोअर कोर्ट ने जो प्रोबेशन का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है इस ग्राउंड पे कि उत्तर प्रदेश में प्रोबेशन ऑफ बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, क्या ये सही था अथवा गलत। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं, पर उसके पहले हमारे समक्ष 2-3 शब्द आए हैं। पहला आया प्रोबेट और दूसरा है विल। अब हम समझते हैं इसका अर्थ क्या है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में विल यानी वसीयत को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। इसके तहत विल होता है अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए टेस्टेटर with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death। यानी कि वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के बारे में उस आशय की विधिक घोषणा करना जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित किए जाने की इच्छा करता है। यानी वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु के बाद अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उस चीज को जो रिटर्न स्टेटमेंट वो बनाता है, उसे हम विल कह सकते हैं। इसके बाद एक और शब्द आता है कोडिसिल, जो सेक्शन 2B में डिफाइंड है, जिसके तहत ये कहा गया है कि कोडिसिल एक इंस्ट्रूमेंट है मेड इन रिलेशन टू ए विल एंड एक्सप्लेनिंग ऑल्टरिंग और एडिंग टू इट्स डिस्पोजिशंस एंड शैल बी डीम्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द विल। यानी कि
कोडिसिल एक ऐसी लिखित अभिप्रेत है जो किसी विल के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उस विल के संबंध में ही है। जो विल करने वाले यानी वसीयतकर्ता ही लिखते हैं, उस विल को और डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए कुछ बदलाव करना यानी कि ऑल्टर करना या कुछ ऐड करना है, ऐसे डिस्पोजिशंस को हम कोडिसिल कहते हैं और मानते हैं कि वो भी उस विल की एक पार्ट ही है। अब आते हैं प्रश्न जो हमारा था प्रोबेट पे। तो प्रोबेट क्या है? प्रोबेट को शुद्ध हिंदी या लीगल भाषा में कह लें कि प्रोड़ पत्र भी कहते हैं। यह सेक्शन 2F में डिफाइंड है। इसके तहत प्रोबेट एक कॉपी ऑफ विल है सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ ए कोर्ट ऑफ कंप्लेंट जुरिसडिक्शन विद द ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ द टेस्टेटर, यानी कि प्रोड़ पत्र एक ऐसी लिखित अभिप्रेत है जो किसी विल के संबंध में की गई है और जो उसकी प्रकृति की व्याख्या, उसमें परिवर्तन या परिवर्धन करती है और जो उस विल का भाग भी मानी जाएगी। अब हम जान लेते हैं जो हमने केस बताया श्री घनश्याम मणि त्रिपाठी बनाम श्रीमती सरोज मिश्रा एवं 4 अन्य, उस केस की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। ब्रीफ हिस्ट्री जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं मैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट नंबर 14 कानपुर नगर के द्वारा अपीलेंट केस को रिजेक्ट किया गया था। अपीलेंट के एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया था और वो एप्लीकेशन क्या थी? प्रोबेशन ऑफ विल, यानी कि विल की रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक एप्लीकेशन थी जिसे कानपुर नगर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट नंबर 14 में रिजेक्ट कर दिया गया था। इसी के विरुद्ध अपीलेंट सेक्शन 299 के तहत हाईकोर्ट जाते हैं। आइए हम समझते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के किन सेक्शंस में प्रोबेशन ऑफ विल के संबंध में कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 57 पार्ट 6 में, जो कि वसीयती उत्तराधिकार यानी टेस्टामेंट्री सक्सेशन के संबंध में कह रहा है। सेक्शन 57 के क्लॉज ए में यह स्पष्ट है कि वो सभी विल एवं कोडिसिल जो हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन द्वारा बनाए गए हैं और वो बनाए गए हैं 1 सितंबर 1870 को या उसके बाद, तथा ऐसे टेरिटरीज में बनाए गए हैं, ऐसे जगह पे बनाए गए हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल के अधीन थे अथवा हाईकोर्ट के सिविल जुरिस्डिक्शन के अधीन थे, वो हाईकोर्ट जो कि मैड्रास और बॉम्बे के हैं। दूसरा, क्लास बी में यह स्पष्ट है कि वो सभी विल और कोडिसिल जो कि उक्त यानी कि क्लॉज ए में दिए गए टेरिटरीज, जैसा कि मैंने पहले बताया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के अधीन अथवा हाईकोर्ट मैड्रास और बॉम्बे के सिविल जुरिस्डिक्शन के अधीन हो, उन जगहों के बाहर बनाए गए हों ऐसे विल कोडिसिल, लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्हीं जगहों, उन्हीं टेरिटरीज के अंदर हो। और तीसरा, वो सभी विल और कोडिसिल जो कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन द्वारा बनाए गए हैं और वो बनाए गए हैं 1 जनवरी 1927 या उसके बाद, और वो सारे विल और कोडिसिल जो क्लॉज ए और बी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यह स्पष्ट है कि सेक्शन 57 ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जो स्पष्ट करता है कि विल और कोडिसिल्स में टेस्टामेंट्री सक्सेशन किस किस आधार पे और किन किन जगहों पे एप्लीकेबल होंगे। तो मैं एक बार फिर और स्पष्ट कर दूं, क्लॉज ए और बी लगभग एक ही है। क्लॉज ए में वो सभी इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में कहा गया है जो हाईकोर्ट के सिविल जुरिस्डिक्शन के अधीन हो, वो हाईकोर्ट जो मैड्रास और बॉम्बे के थे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल के अधीन वो सारे टेरिटरीज हों, उन्हीं जगहों पे जो विल और कोडिसिल बनाए गए हैं उनके लिए कहा गया है। क्लॉज बी में ये कहा गया है कि ऐसे जगहों के बाहर विल और कोडिसिल बनाए गए, लेकिन प्रॉपर्टी जो इमूवेबल थी ऐसे ही जगहों के अधीन थी। ए, बी और सी तीनों क्लॉजेस में हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे मुस्लिम का उल्लेख नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि सेक्शन 57
मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है सेक्शन 213, जो कि भाग 8 में है, रिप्रेजेंटेटिव टाइटल टू प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड ऑन सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकार पर मृतक के संपत्ति के लिए प्रतिनिधि हक। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसमें क्लॉज 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी राइट एज एग्जीक्यूटेड या लीगेटी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, लेकिन तब कर सकते हैं जब उसको विल का प्रोबेशन हो चुका हो, यानी कि वो विल रजिस्टर्ड हो। इसमें एक हद तक पढ़ के ये लग रहा है जैसे कि विल को रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, तभी उसे ऑथेंटिकेटेड मानेंगे और तभी हम उसे लीगली एस्टेब्लिश कर सकते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेकिन जब हम क्लॉज बी में यानी क्लॉज 2 में जाते हैं, इसमें यह साफ लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने सेक्शन 57 में भी कहा था, कि यह मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है और इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। यह सेक्शन यानी सेक्शन 213 एप्लीकेबल होगा केवल क्लॉज 2 के सब क्लॉज 1 और 2 के लिए। अब आइए देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 213 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ है कि इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ विल्स मेड बाय हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन where such wills are of the classes specified in clauses A and B of section 57, यानी कि सेक्शन 213 उन सभी विल्स और कोडिशंस के लिए एप्लीकेबल होंगे जो सेक्शन 57 के क्लॉज ए और बी के लिए भी एप्लीकेबल हैं, यानी कि वो सभी जगह हाईकोर्ट जुरिस्डिक्शन मद्रास और बॉम्बे के अधीन या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल के अधीन जो जगह है वहाँ विल बनाया गया हो या उसके बाहर बनाया गया हो, लेकिन प्रॉपर्टी उस जगह के अधीन होता हो, तो ये एप्लीकेबल होगा। अब आते हैं क्लॉज 2 में। इन केस ऑफ विल्स मेड बाय एनी पारसी, यानी किसी पारसी के द्वारा यदि विल बनाया गया है, यहाँ तारीख देखिए चेंज कर दिया गया है, यदि विल किसी पारसी के द्वारा बनाया गया है और इनकी मृत्यु हो जाती है, इंडियन सक्सेशन एक्ट के जब संशोधन हुआ था 1962, उसके बाद यदि उस पारसी की मृत्यु होती है, तो वो सभी विल्स जो सिविल जुरिस्डिक्शन हाईकोर्ट मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के अधीन है या उसके बाहर है लेकिन प्रॉपर्टी उसके अधीन है, तो भी ये सेक्शन 213 एप्लीकेबल होगा। इससे ये स्पष्ट है कि सेक्शन 213 एप्लीकेबल है हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन के लिए केवल क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 के तहत, और इसमें यह लिखा हुआ है कि सब क्लॉज 1 सेक्शन 57 क्लॉज ए और बी के लिए ही, यानी कि सेक्शन 213 सेक्शन 57 के क्लॉज सी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब यही कारण था कि हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जजमेंट दिया कि सेक्शन 213 क्लॉज 1 जो कह रहा है कि विल्स और कोडिसल्स को रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये एप्लीकेबल तभी होगा जब सेक्शन 57 के क्लॉज ए और बी एप्लीकेबल होंगे। जब सेक्शन 57 के क्लॉज ए और बी एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो सेक्शन 213 का सेक्शन 1 भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और सेक्शन 57 के क्लॉज ए और बी में उत्तर प्रदेश नहीं है, भारत के कई राज्य नहीं है, केवल बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के हाईकोर्ट का सिविल जुरिस्डिक्शन है, अथवा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन जो क्षेत्र थे उसका जुरिस्डिक्शन है। इसके अलावा जो भी जुरिस्डिक्शन भारत में है उनके लिए सेक्शन 213 का सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि विल्स और कोडिसल्स को प्रोबेशन यानी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई अनिवार्यता नहीं है। अब इस जजमेंट को देने के लिए हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कुछ और केसेस का रेफरेंस भी साइटेशन दिया है जो पहले हो चुके हैं जजमेंट्स जिनके, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटर जनरल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बनाम धर्मवीर एलियास मोहम्मद हारून। दूसरा केस है श्रीमती बिमला गैंधर बनाम श्रीमती उषा गैंधर। तीसरा केस है श्रीमती जानकी बाई बनाम दुर्गा प्रसाद। चौथा
नौबतराव बनाम गायत्री देवी, पिटमो बनाम श्याम सिंह, भैया जी बनाम जगेश्वर दयाल वाजपेयी और क्लैरेंस पायस एंड अदर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये सभी वो केसेस हैं जो कि पहले हो चुके हैं, इनके जजमेंट्स पहले आ चुके हैं, और इन सभी जजमेंट्स में हाई कोर्ट ने यही अपना ऑब्जर्वेशंस दिया था, या सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशंस दिया था कि ऑब्टेनिंग ऑफ प्रोबेट ऑन अ विल इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ विल टू बी सेट अप इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी विद इन द स्टेट ऑफ यूपी। यही अन्य स्टेट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सेक्शन 57A और B में बहुत लिमिटेड एरिया की एप्लीकेशन दी गई है। आइए अब हम समझते हैं कि विल्स की एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स होती क्या। विल्स एक्चुअली इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत दो प्रकार के बनते हैं, एक अनप्रिविलेज्ड विल्स और एक प्रिविलेज्ड विल्स। अनप्रिविलेज्ड विल्स यानी विशेष अधिकार रहित विलों का निष्पादन जो होता है वो सेक्शन 63-64 के तहत होता है, और ये उन्हीं के लिए है जो कि कोई डिफेंस पर्सनल नहीं है, यानी कि कोई सोल्जर नहीं है जो कि किसी एक्चुअल वॉरफेयर में एंगेज्ड है, कोई एयरमैन नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरिनर हो, यानी कि नेवी में या सी में काम करता हो। ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए अनप्रिविलेज्ड बिल्स की एग्जीक्यूशन प्रावधान दी गई है इंडियन सक्सेशन एक्ट में। सेक्शन 63 और 64 में अगर इसे हम पढ़ें तो ये स्पष्ट होता है कि वसीयतकर्ता जो वसीयत बनाता है उसके बाद उसे साइन करना है, या कोई मार्क, विशेषकर आप सब जानते हैं अंगूठे का निशान लगा सकता है अपने वसीयत पे, अथवा कोई अन्य व्यक्ति वसीयतकर्ता की उपस्थिति में अपनी साइन या मार्क लगा सकता है वसीयतकर्ता के निर्देशों अनुसार। क्लॉज बी के अनुसार वसीयतकर्ता का साइन या मार्क अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो वसीयतकर्ता की उपस्थिति में अपने साइन या मार्क उस वसीयत पे लगा रहा है, यह उन्हें सुनिश्चित करना है कि वो किसी भी जगह अपने वसीयत पे साइन न कर दें। उन्हें सही जगह पे वसीयत लिखने के अंत में लास्ट लाइन पे ही साइन करना है, जिससे ये स्पष्ट हो कि वसीयत जो बनी है वो एक्चुअली वसीयतकर्ता की इंटेंशन थी बनाने की, और उन्होंने जानबूझकर अपने पूरे होशो हवास में बनाया है। क्लॉज सी के तहत यह स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता वसीयत लिखे जाने के पश्चात दो अन्य गवाहों के हस्ताक्षर भी वसीयत पे करवाएगा। ये दोनों गवाह या दो से अधिक भी गवाह हो सकते हैं। सभी गवाह वसीयतकर्ता की उपस्थिति में वसीयतकर्ता की मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुनिश्चित करते हुए कि वो किसी प्रकार के दबाव में नहीं है या उनका मानसिक संतुलन गलत नहीं है, यह सुनिश्चित करते हुए उस वसीयत पे हस्ताक्षर करेंगे या अपनी मार्क लगाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो कि वसीयतकर्ता पूरे होश में बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से अपनी वसीयत लिख रहे हैं, और वो गवाहों का उसमें एंडोर्समेंट भी हो जाता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, प्रिविलेज्ड विल्स उन्हीं के लिए जो एक सोल्जर है, एक्चुअल वारफेयर में एंगेज्ड है या ना हो, एयरमैन हो या कोई मैरिनर हो एट सी। इनके लिए सेक्शन 65 और 66 लागू है, जो बहुत ही आसान है वसीयत करना। प्रिविलेज्ड विल्स बनाने वाले वसीयतकर्ता को अपने वसीयत लिखे जाने के अंत में साइन करना अनिवार्य नहीं है, मार्क लगाना अनिवार्य नहीं। उनकी हैंडराइटिंग यदि ये प्रूफ होती है कि वसीयत वसीयतकर्ता की हैंडराइटिंग से ही लिखी गई है, तो ये मान ली जाती है कि वो उनकी वसीयत है। वसीयतकर्ता अपनी वसीयत स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में भी लिखवा सकता है। उसके बाद भी उनकी साइन या अटेस्टेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वसीयत लिख रहे व्यक्ति होते हैं उनकी साइन की आवश्यकता होगी ऐसे केस में। ऐसा भी हो सकता है कि वसीयतकर्ता केवल अपने मुख से शब्दों का इस्तेमाल कर दे और वही उसकी वसीयत मान ली जाती है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है
जिन शब्दों का इस्तेमाल करके वसीयतकर्ता अपनी वसीयत के बारे में बताता है, इसकी ड्यूरेशन समय सीमा केवल 1 महीने की होती है। यदि वो 1 महीने के बाद भी वसीयतकर्ता जीवित रहते हैं, तो उनके द्वारा दी गई मौखिक वसीयत को एक्सपायर माना जाएगा और उसे लीगल एंटिटी नहीं प्राप्त होगी। इसके साथ वसीयतकर्ता यदि कोई अपना वसीयत करते हैं, उसमें 2 विटनेस की भी आवश्यकता होती है। यदि वो ना हो तो उनका वर्बल इंस्ट्रक्शन हो, जो दोनों विटनेस जानते समझते हो, उससे लिखित गया हो कागज में, और वो वसीयतकर्ता के जीवन काल में हो। लेकिन यदि वसीयतकर्ता उस वसीयत के एग्जीक्यूशन के पहले एक्सपायर कर जाते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को माना जाएगा कि वो उनका वसीयत है। इन्हीं तरीके से ये सारे प्रिविलेज और अनप्रिविलेज्ड विल्स का निष्पादन होता है। तो आज हमने ये समझ लिया कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत वसीयत की रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता नहीं है। वसीयत को सही तरीके से लिखा जाना यह अनिवार्य है। वसीयत इस तरीके से उसका निष्पादन होना चाहिए जिससे कि वसीयतकर्ता के इंटेंशंस को क्लियरली समझा जा सके, और वसीयतकर्ता की जो आखिरी विल होती है, आखिरी वसीयत होती है, उसे ही माना जाता है कि वो उनकी आखिरी इच्छा थी। ऐसे ही और कानूनी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।